मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। एक अच्छा ज्योतिषी कौन बन सकता है। बहुत से लोगों ने यह प्रश्न किया था कि कुंडली में अच्छा ज्योतिषी बनने के योग कौन से होते हैं और कौन से लोग हैं जिनको ज्योतिष में अधिक रुचि होती है, कौन से ऐसे योग हैं जिसके कारण व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में अपना कदम रखता है। ज्योतिष में रुचि रखना, ज्योतिष को अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय के रूप में भी लेना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के नामी ग्रामी ज्योतिषी हैं, जो न केवल लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं बल्कि इसको एक अपने आय के जरिया व्यवसाय का साधन भी उनके लिए बना हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको कि कौन बनेगा ज्योतिषी, कौन बनेगा सफल दैवज्ञ। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि आपकी कुंडली में सफल ज्योतिषी बनने का योग है या नहीं, इसके पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे, आप जानना भी चाहेंगे कि ज्योतिष क्या है, इसका मानव जीवन में क्या उपयोगिता है और एक अच्छा ज्योतिषी कौन हो सकता है या कैसे उसके गुण होने चाहिए, उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। पहले बात करेंगे ज्योतिष क्या है। देखिए, ज्योतिष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति है धन ईशः। इसमें ज्योति का अर्थ है प्रकाश और ईशः का अर्थ है ईश्वरीय संकेत। इस प्रकार ज्योतिष का अर्थ है ईश्वर से संकेत से मिला हुआ प्रकाश, या हम यह कह सकते हैं जिस विद्या के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को देखा जा सके वह ज्योतिष शास्त्र है। जिस विद्या से समस्त जगत को एक प्रकाश अर्थात एक सही दिशा का ज्ञान होता है वह ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह पूर्ण विज्ञान है। हमारे संस्कृत, सनातन संस्कृत जो है आप जानते हैं, उसका मूल आधार वेद है। जितने भी ज्ञान हैं संसार में सब वेदों के कारण हैं और वेदों का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। ज्योतिष को वेदों का छठा अंग भी माना जाता है, जो अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम कहा गया है, अर्थात सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु और ज्योति आदि पदार्थों का स्वरूप, ग्रहों का संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति सहित समस्त घटनाओं का निरूपण, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति एवं परिभ्रमण के अनुसार शुभ और अशुभ फलों का कथन किया जाता है। बात आती है ज्योतिष के अंग कौन कौन से हैं। देखिए, ज्योतिष के शास्त्र के प्रमुख 3 अंग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। कुछ विद्वान इसमें प्रश्न शास्त्र और शकुन को अलग से जोड़ करके 5 अंग मानते हैं, लेकिन मुख्य जो है वह 3 ही हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। हम बात करेंगे कि जीवन में ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है और लोगों को उनकी परेशानियों को दूर करने में एक ज्योतिषी की, अच्छे ज्योतिषी की भूमिका क्या होती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही वैज्ञानिक और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है और इसको जानने वाला, ज्योतिष का सम्यक ज्ञान रखने वाला सर्वत्र पूज्य हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र है शास्त्र शिरोमणि, बड़े भाग्य नर पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान यह तीनों काल बताता है। तीनों काल बताने वाले ज्योतिष शास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनिषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, जिसको उन्होंने, चाहे पाराशर हों या तमाम प्रकार के जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ग्रंथों की तमाम रचना की है, उसमें उन्होंने विज्ञान के आधार पर पूरा गणित करके पूरी जो है ग्रह नक्षत्रों की, देखिए आप देखते हैं छोटा सा पंचांग आने वाले 100 वर्षों में कब ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कितने बजे प्रारंभ होगा, कितने बजे समाप्त होगा, सबकी गणना कर लेता है। जिसे वैज्ञानिक भी गणना करके अब बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं। और हमारे पंचांगकार जो पंचांग निर्माण करते हैं, जैसे शताब्दी पंचांग, बहुत सारे पंचांग हैं, आने वाले 100 वर्षों का या आने वाले हजारों वर्षों के जो है कैलकुलेशंस पहले ही करके रख लेते हैं कि कब ग्रहण होगा, कब कौन सी घटनाएं
आकाश में जो है वह किस प्रकार की होंगी। तो यह विज्ञान पूर्णतः विज्ञान है, इसमें कोई जो लोग इसे मनगढ़ंत ज्योतिषियों का या पंडितों का पैसा कमाने का भ्रमजाल मानते हैं, वे लोग वास्तव में ज्योतिष के महत्व को, इसके मर्म को नहीं जानते। एक अच्छा ज्योतिषी न केवल व्यक्ति के वर्तमान बल्कि उसके भूत और भविष्य को भी अच्छी तरह गणना करके आकलन कर सकता है और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए आसान उचित उपाय भी बता सकता है। अब बात करेंगे एक अच्छे ज्योतिषी की भूमिका क्या होती है, एक ज्योतिषी को क्या करना चाहिए, उसका क्या कार्य है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र अथाह सागर है, इसमें कोई भी व्यक्ति पूर्णतः यदि कहे कि मैं पूर्ण ज्योतिषी बन गया हूँ तो यह सही नहीं है, क्योंकि यह अथाह सागर है और कोई भी ज्योतिष का बड़ा से बड़ा विद्वान होगा वह जो ज्योतिष जो अथाह सागर है उसमें से निकाले हुए घड़े में जितना पानी हो सकता है उतना ही समझिए उसके पास ज्ञान है। बाकी तो अथाह सागर ज्योतिष शास्त्र है, इसमें कोई भी व्यक्ति पूर्णतया पारंगत नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं और सारी विधाओं में पारंगत हो जाना टेढ़ी खीर है। फिर भी एक ज्योतिषी को जिस भी विधा का वह उपयोग करता है, चाहे वह वैदिक का करता हो, पाराशरी करता हो, होरा करता हो या प्रश्नशास्त्र का उपयोग करता हो, केपी करता हो, कोई भी जो है वह जो करता हो, उसमें यदि वह पूर्ण रूप से पारंगत होकर के या उसको अच्छे तरह समझ करके यदि वो उससे कार्य करता है तो बहुत अच्छा जो है वह परिणाम दे सकता है। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, बड़ा मेहनत भी करना रहता है। इसलिए कहा गया है कि नया ज्योतिषी वैद्य पुराण, मतलब जो नया ज्योतिषी होता है, ज्योतिष के क्षेत्र में जो नया जुड़ता है वो बहुत मेहनत करता है और जो मेहनत करके बहुत सारी चीज़ों को निकाल करके आपको बताता है। और जो पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराने हैं, वो उतना मेहनत नहीं करना चाहते। वैद्य जैसे बहुत पुराना हो जाएगा, बहुत अनुभवी हो जाता है, बहुत अच्छा जो है वह रिजल्ट दे सकता है। तो देखिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कहा गया विद्या अभ्यासेन बढ़ते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ों कैलकुलेशंस आपको देखते ही समझ में आने लगेंगे। बहुत सारे जो है वह आप कुंडलियों का अध्ययन जब कर लेंगे, मनन कर लेंगे, उनका विश्लेषण कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, तो एक नज़र में जैसे ही कोई भी चक्र आपके सामने आएगा, बहुत सारी चीज़ें उस व्यक्ति के जीवन की आपके सामने घूमने लगेंगी, क्योंकि कहा गया एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो इसलिए ज्योतिषी को निरंतर अभ्यास करना चाहिए, नए नए चीज़ों का अनुसंधान करना चाहिए, विभिन्न पहलुओं पर शोध करते रहना चाहिए। समय के साथ ज्योतिष में चलना आवश्यक है, इसलिए ज्योतिष में नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं। केवल पुरानी पुस्तकों को यदि आप पढ़ते रहेंगे, वर्तमान के आधार पर नहीं चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाएंगी। जैसे पहले बोलते थे कि मेडिकल फील्ड, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस तरह बोल देते थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो बोलेगा मेडिकल फील्ड में मैं MBBS तो करूँगा, लेकिन मैं स्पेशलाइजेशन किस में करूँगा, आई स्पेशलिस्ट बनूंगा, ईयर स्पेशलिस्ट बनूंगा, ENT का बनूंगा, कार्डियो का बनूंगा, या किस क्षेत्र में मुझे जो है स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। इंजीनियरिंग को लिए नहीं कहना इंजीनियर बनोगे, ऐसा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कौन से इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता मिलेगी ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो यह तभी हो सकता है जब आप शोध करते रहें। तो वर्तमान में लोग जैसे अभी पूछते हैं, पहले की मुहूर्त जो पूछा करते थे सामान्य मुहूर्त होते थे, आज कोई व्यक्ति पूछेगा कि हमें ऑपरेशन कराने का मुहूर्त चाहिए, परीक्षा में फॉर्म भरने का मुहूर्त चाहिए, परीक्षा देने का मुहूर्त चाहिए, ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, चुनाव में पर्चा भरने का मुहूर्त चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुहूर्त आपके आजकल जो निकाले जाते हैं जो प्राचीन पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। तो यदि आप कहेंगे ये तो मुहूर्त होता ही नहीं है तो फिर आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते। समय के साथ आपको चलना पड़ेगा और इन सब चीज़ों का अनुशीलन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक सफल और कुशल ज्योतिर्विद के लिए कुछ कार्य प्रणाली के और व्यवहार के कुछ मानदंड भी होते हैं। हम बात करते हैं ज्योतिषी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ज्योतिषी के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है, ज्योतिषी को उसको पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन करके समाधान देने का प्रयास करना चाहिए। और एक अच्छे ज्योतिषी को जो व्यक्ति आपके पास आया है उसकी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही उससे शुल्क लेना चाहिए। कोई व्यक्ति गरीब है, आप बोले नहीं मैं 5100 से कम दक्षिणा नहीं लूँगा, तो व्यक्ति आपके पास आने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो यदि कहीं 1100 में भी काम चलाना पड़ेगा, ये 11,000 भी आपको मिल सकता है या लाख भी मिल सकता है। तो जो आपके पास आया है उसके आर्थिक क्षमता के अनुसार ही आपको उससे शुल्क लेना चाहिए और उसको जो उपाय बताते हैं वह भी उसके
आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बताया जाना चाहिए। इतना जटिल ना बता दें, इतना खर्चीला ना बता दें कि वह व्यक्ति करने में सक्षम ही ना हो। बात करेंगे ज्योतिषी को क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कुंडली दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं यदि हम पंडित जी को कुंडली दिखा दिए, बहुत सारे ग्रह बता देंगे और जो हमारी परेशानी है और परेशानी बढ़ जाएगी, माइंड में घूमने लगेगा हमने ये उपाय नहीं किया तो मेरा क्या होगा। तो एक प्रबुद्ध ज्योतिषी को दूसरे लोगों को कभी काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि की 7.5, राहु केतु आदि के नाम पर डराना नहीं चाहिए। बहुत कठिन अनुष्ठान और बहुत खर्चीला उपाय नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है, लोग ज्योतिषी के पास जाने से डरते हैं और अपनी कुंडली भी दिखाना नहीं चाहते। तो एक ज्योतिषी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना कभी नहीं होना चाहिए, दूसरों का भला करना प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे एक सफल ज्योतिषी कौन बन सकता है। देखिए सांसारिक व्यवहार की जो विद्या अपरा विद्या कही जाती है, उसमें भी पारंगत होना प्रायः सरल नहीं होता, लेकिन ज्योतिष विद्या जो है वो तो अपरा विद्या है। सांसारिक व्यवहार की विद्या जो होती है परा विद्या होती है, और जो ज्योतिष अपरा विद्या है जिसका संबंध लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुण्य पाप, कर्म विकर्म, भाग्य दुर्भाग्य, सुख दुख, लाभ हानि, जस अपजस आदि सभी कठिन और गूढ़ विषयों के विश्लेषण से है। इसीलिए केवल ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता, वरन उसके लिए जातक को परम बुद्धिमान, गणना करने में कुशल, अंतः प्रज्ञा व श्रेष्ठ स्तरीय कल्पना शक्ति संपन्न होना चाहिए। एक सफल दैवज्ञ बनने के लिए ईश्वरी कृपा परम आवश्यक है। साथ ही अंतर्ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, पराविज्ञान में रुचि, विषयों की समझ, तात्कालिक बुद्धि, विट माने तात्कालिक निर्णय कैसे लेना है, सात्विक जीवन, परहित का भाव और कठिन मेहनती भी होने चाहिए ताकि वह नए नए अनुसंधान कर सके। जन्म कुंडली के जो भाव और जो ग्रह इस हेतु माने अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए बली होने चाहिए, और एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं हम आगे उनका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। देखिए वीडियो की स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। हमने महीनों तक शोध करने के बाद यह वीडियो बनाया है, तो जो लोग ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं वो पूरा वीडियो देखें, लाइक और कमेंट भी करें और लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें, क्योंकि यह गूढ़ ज्ञान ऐसे ही आपको प्राप्त नहीं होता है, बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हमने बहुत रिसर्च किया है। तो आइए जो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव हैं जिनका अध्ययन एक सफल ज्योतिषी बनने हेतु आवश्यक है। सबसे पहले पहला भाव होता है लग्न भाव। आप जानते हैं जन्म कुंडली का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाव है वह लग्न है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार स्तंभ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार लग्न के आलोक में ही शेष भावों का, कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो लग्न के आलोक में ही बाकी 11 भावों का विवेचन किया जाता है। यदि लग्न अर्थात व्यक्ति की शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो जीवन में अन्य भावों के वैभव, चाहे घर वाहन सुख हो, चाहे वह दाम्पत्य सुख हो, धन संपत्ति हो, कोई भी चीज़ हो, पुत्र हो पुत्री हो, ये शेष जो वैभव हैं वह बेमानी हो जाते हैं। जहाँ तक सफल ज्योतिषी बनने का प्रश्न है, इसमें भी लग्न और लग्नेश का स्ट्रांग होना, बली होना आवश्यक है। लग्न का बल आप जानते हैं उसके अंशानुसार अवस्था से, उसकी राशि से देखा जाता है, लेकिन यदि लग्नेश भी केंद्र या त्रिकोण में हो, या उच्च का हो, या स्वगृही हो, मूल त्रिकोण का हो, वर्गोत्तम हो, और षडबल में भी उसको बली होना चाहिए, अच्छी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए। लग्नेश का शुभ होना, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या द्युति संबंध होना परम आवश्यक है। यदि लग्नेश बलहीन है तो व्यक्ति कोई भी कुंडली का सम्यक विश्लेषण करने में सक्षम नहीं होगा और अपनी बात को स्पष्टता के साथ और दमदार तरीके से रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। दूसरा, यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही आकर्षक और प्रभावशाली नहीं है तो वह प्रश्नकर्ता के सम्मुख अपनी बात विश्वास पूर्वक करने में सक्षम नहीं होगा। और यदि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा, यानी खुद दैवज्ञ खुद ही बीमार चल रहा है, तो दूसरों की समस्याओं का समाधान क्या करेगा। इसलिए लग्न और लग्नेश के साथ अन्य प्रमुख भाव जैसे द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश आदि भावों के अधिपतियों से द्युति या दृष्टि संबंध बनाना भी लग्न या लग्नेश का परम आवश्यक होता है।
देखिए, लग्न के बाद हम बात करेंगे दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है, वह है दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव। दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भी भाव होता है। सफल ज्योतिषी बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी वाणी। वाणी का भाव माँ शारदे की कृपा का भाव है, इसलिए द्वितीय भाव का, और ये गणेश जी से सरस्वती जी का दोनों की कृपा प्राप्त होती है तो आप सफल दैवज्ञ बन सकते हैं। तो द्वितीय भाव का बुध ग्रह के साथ भी संबंध होना चाहिए, और व्यक्ति को सफल दैवज्ञ बनने के लिए इसलिए कहा जाता है कि नियमित रूप से आपको गणेश जी, सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, द्वितीय भाव के जो कारक ग्रह हैं वह बृहस्पति हैं, तो कुंडली में इनका भी बलि होना आवश्यक है। साथ ही द्वितीय भाव और द्वितीयेश बलि हो, गुरु बुध के साथ संबंध बना रहा हो, और यह शुभ जुत और शुभ दृष्ट होना चाहिए, अर्थात द्वितीय भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए और शुभ ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव पर होनी चाहिए। द्वितीयेश भी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो ज़्यादा अच्छा है। अशुभ ग्रहों से युति या दृष्ट संबंध यदि बनता है द्वितीय भाव का अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है। तो द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों की युति, द्वितीयेश का केंद्र या त्रिकोणस्थ होना, और द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि एवं द्वितीय भाव का बुध या गुरु से संबंध होना बहुत अच्छा प्रभाव देता है सफल ज्योतिषी बनने में। ऐसा यदि योग है कुंडली में तो ज्योतिषी की कही हुई बात अर्थात भविष्यवाणी सच साबित होती है। यह भाव खान पान का भी है, अतः सात्विक आहार विचार एवं वाणी का भी सत्यनिष्ठ होना आवश्यक है। यदि कोई ज्योतिषी जिसके कुंडली में द्वितीय भाव बहुत बुरे ग्रहों से प्रभावित है और सुबह से शाम तक अगर झूठ बोलेगा, अभक्ष्य भक्षण करेगा, मदिरा आदि का सेवन करेगा, तो उसकी वाणी भी दूषित होगी, भविष्यवाणी भी सच नहीं होगी। इसलिए ज्योतिषी को सत्य बोलने के साथ साथ अप्रिय सत्य न बोले, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वाणी दूषित नहीं होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि आपके पास कोई व्यक्ति आया और आप बोला हम स्वास्थ्य में मेरी प्रॉब्लम चल रही है और देखिए क्या बात है, बार बार चोट चपेट लग रहे हैं, यदि आपको दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है या शीघ्र मृत्यु होने वाली है, और आप बोल देते हैं कि तुम्हारी तो जो है बहुत, तुम्हारे डबल मार्केस ट्रिपल मार्केस चल रहे हैं और तुम्हारी कुंडली में ऐसे योग हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारा भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा या तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, यदि आप बोल देते हैं, देखिए हो सकता है यह बात जो है वह होने वाली हो, फिर भी आपको इस प्रकार से अप्रिय सत्य नहीं बोलना है, क्योंकि इतना कट सत्य नहीं बोलना चाहिए। इससे व्यक्ति के, जो व्यक्ति आपके पास आया है परेशान है और अधिक परेशान हो जाएगा और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपको दिखाई भी दे रहा है तो एक संभावना व्यक्त करें। आप बताइए कि आपके कुंडली ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके समय अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आपको कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी आ जाए, मानसिक परेशानी आ जाए, आप ये उपाय कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। दूसरी बात यह है कि मृत्यु ही हो जाएगी, यह आप एक 100% गारंटी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्रह्मा नहीं हैं, आप एक ज्योतिषी हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो व्यक्ति कर रहा हो या कर सकता हो जिससे वो चीज़ें टल जाएं, इसलिए आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप मनुष्य हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप यह कहें कि इस समयावधि में आप सावधानी बरतें, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ उपाय बताएं। जैसे किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया, 34-35 वर्ष हो गया, विवाह नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं, विष योग है, ग्रहण दोष है या मांगलिक दोष प्रकार से हो रहा है, या कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार से हो रहा है कि विवाह प्रतिबंधक योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप कह देंगे कि आपको तो जीवन भर विवाह नहीं होगा, विवाह आपका कुंडली में लिखा ही नहीं है, तो व्यक्ति तुरंत ही निराश हो जाएगा और वह व्यक्ति जो है डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को नहीं बोलनी है। बोलना है भाई देखिए, आपके विवाह होने में मांगलिक दोष के कारण या काल सर्प दोष के कारण या अन्य दोषों के कारण थोड़ी परेशानी है, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग सकता है। इस समय आपका विवाह होने का समय बन रहा है, ये रिमेडी करिए, ये उपाय करिए, आपका काम बन सकता है। देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ है सनातन धर्म का नियम लागू होता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातन। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, ज्योतिषी का भी कर्तव्य सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, और कभी भी अप्रिय सत्य जो जिसके बारे में बात कर रहा था वह नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है वह प्रिय ही बोलें और असत्य बोलें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक जो है वह यदि आपको अप्रिय सत्य नहीं बोलना है और ऐसा भी नहीं
कि जब कुंडली में दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति बोलता है कि 2 महीने के अंदर मेरी शादी हो जाएगी क्या, आप देख रहे हैं शादी 2 महीने 4 महीने नहीं होने वाली है, आप बोल दें हाँ हाँ हो जाएगी। यदि ऐसा आप बोल देंगे तो 2 महीने के बाद आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके प्रति व्यक्ति के प्रति डाउन हो जाएगी। इसलिए किसी को खुश करने के लिए भी नहीं बोलना है, लेकिन अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है। इसके साथ ही तुरंत गणना, तात्कालिक निर्णय और तर्क शक्ति की प्रबलता हेतु गणित व तर्क के जो कारक ग्रह हैं बुध हैं उनका बली होकर के लग्न द्वितीय या पंचम से संबंधित होना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा होता है तो आप बहुत अच्छे गणना करने में भी कुशल रहेंगे। गणित पक्ष भी देखिए, जब तक गणित नहीं आएगा तब तक फलित नहीं आएगी। जो सोचते हैं कि केवल सॉफ्टवेयर से हम गणित देख लेंगे, वहाँ से हम निकाल लेंगे और हम फलादेश कर देंगे, यह संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति को अल्फाबेट वर्णमाला ही ना आती हो, वह केवल अंग्रेजी बोलने का प्रयास करे तो बोल भले ले, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं बोलेगा। दूसरी बात यह है कि वह लिखने में भी उस तरह सक्षम नहीं होगा। इसलिए गणित आवश्यक है। सिद्धांत, संहिता, होरा, तीनों की बात इसीलिए कही गई है। देखिए अगला है जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव। जन्म कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म को इंगित करता है। यह विद्या और बुद्धि का भाव है, यह स्मरण शक्ति का भाव है। एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए पंचम भाव पंचमेश का वली होना आवश्यक है। यदि पंचमेश कमजोर होगा तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, तो नवीन ज्ञान को सीखने का, आत्मसात करने का और धारण करने में कठिनाई होती है। उसका कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, नॉन कॉन्शियस माइंड, ये तीनों जो होते हैं, कॉन्शियस माइंड तो उसका बहुत कम ही काम करेगा, और यदि कम काम करेगा तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो होंगी सीख नहीं पाएगा, जो हैं वो भी नॉन कॉन्शियस में जाती रहेंगे। तो पंचमेश जो है वह कमजोर नहीं होना चाहिए। पंचम भाव में पाप ग्रहों की जुति या पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने से व्यक्ति खुद ही डिलेमा में रहता है, निर्णय लेने में उसको परेशानी रहती है। जो व्यक्ति स्वयं ही डिलेमा में, अंतर्द्वंद में होगा और दूसरों को सही मार्ग क्या दिखाएगा। पंचम भाव का अधिपति विवेक व तात्कालिक बुद्धि, विट का कारक होता है। एक ज्योतिषी को बहुत अल्प समय में परीक्षक के प्रश्नों को सुनकर समस्या का गहन अध्ययन, मनन, निदान करके उपचार भी बताना होता है। और आजकल देखते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तमाम ऐपों के माध्यम से जो कस्टमर आपके पास आते हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई आपके घर पर आया है, 1 घंटा उसके पास समय है, आप उसकी कुंडली आराम से देख रहे हैं, सारे चक्र देखने के बाद उसकी बात आपने बता दिया। पहले ऐसे हो जा करता था। आज तो क्या है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 15 मिनट का समय लेके आया है, पैसा जमा करके आया है। उतने समय में 5 मिनट में भी आपको कुंडली बनानी भी है, देखने भी है, उसका उपाय भी बताना है। तो आपको आपका जो तात्कालिक गणना की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए एक सफल ज्योतिषी के पंचम भाव में शुभ ग्रहों का स्थित होना, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की विशेष दृष्टि होना, विशेषकर चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र की द्वितीय या दृष्टि प्रभाव पंचम भाव में होना चाहिए। साथ ही एकादश भाव में पाप ग्रह न हो तो अच्छा है, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी पाप ग्रह होगा तो पूर्ण दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेगा और वो प्रभावित होगा। पंचम भाव और पंचमेश का बुध, गुरु और चंद्रमा के साथ संबंध होना विशेष लाभदायक होता है। और अगला विचारणीय भाव जो है वह है अष्टम भाव। अब आप सोच रहे होंगे कि अष्टम भाव तो कुंडली का आयु का है, दुर्घटना का है, मृत्यु का है, यहाँ से ज्योतिष का क्या संबंध हो सकता है, ज्योतिष का क्या संबंध हो सकता है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है वह अचानक लाभ, हानि, मृत्यु, दुर्घटना, जीवन का तो है ही, साथ साथ यह अनुसंधान का भाव है, यह खोज का भाव है, अन्वेषण का भाव है। किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान कितना होगा, सांसारिक विषय वस्तुओं से हट करके विषयों का गहन अध्ययन और मनन और उनकी खोज करने में कितना लगेगा, यह अष्टम भाव बतलाता है। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का कारक होता है। अष्टम भाव में स्थित ग्रह जो होते हैं पूर्ण दृष्टि से वाणी के, आपके बोलने के भाव को देखते हैं। इसलिए अष्टम भावेश का पंचमेश एवं द्वितीयेश के साथ, यानी वाणी के कारक के साथ शुभ संबंध होना आवश्यक है। अष्टम भाव की शुभता एवं सफल ज्योतिषी बनने हेतु शनि का भी साथ मिलना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शनि क्या है, गूढ़ विद्याओं का, परा विद्याओं की तरफ प्रेरित करता है, सांसारिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ता है। और इस ऐसे में यहाँ पर गुरु और राहु की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जन्म कुंडली में राहु केतु भी प्रायः गूढ़ विद्याओं में रुचि जागृत करते हैं। बृहस्पति तो खैर देवगुरु है ही, वो तो निश्चित रूप से उसमें मोड़ेगा ही। यह सफल ज्योतिषी बनने में सहायक सिद्ध होता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि 6ठे या 12वें भाव में बैठ जाएगा तो क्या करेगा, एक
विपरीत राजयोग बना देता है, सरल नामक विपरीत राजयोग बनाता है, यह भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। तो अष्टम भाव में अशुभ योग जैसे ग्रहण दोष, विष योग, अंगारक योग, चांडाल योग आदि का बनना शुभ नहीं है। यदि ऐसे योग बने हुए हैं तो व्यक्ति को ज्योतिष के क्षेत्र में प्रगति में बहुत बाधक होते हैं। अष्टमेश का बली होना और लग्नेश का कमजोर होना, देखिए 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। यदि अष्टमेश मान लीजिए स्ट्रांग हो गया, केंद्र कोण में बैठ गया, और लग्न का स्वामी आपका कमजोर होकर 6, 8, 12 में बैठ गया, तो स्वास्थ्य खराब है और बीमारी ज़्यादा है, तो जाहिर है कि आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अष्टमेश का बली होना और लग्नेश का कमजोर होना यह नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। और यदि स्वास्थ्य में बाधा रहेगी, बीमार रहेंगे, तो आप रिसर्च क्या करेंगे, अनुसंधान क्या करेंगे। अष्टम भाव से शनि गुरु केतु का संबंध यदि बन रहा है, अच्छा संबंध बन रहा है, तो सफल ज्योतिषी बनने में यह परम सहायक सिद्ध होता है। अगला विचारणीय भाव है भाग्य भाव। देखिए, एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय भाव है वो जन्म कुंडली का 9वां भाव अर्थात धर्म का भाव होता है। 9वां भाव से ही ईश्वर की आराधना में रुचि या अरुचि, तंत्र मंत्र जंत्र या अन्यान्य गूढ़ विद्याओं में रुचि देखी जाती है, और इसमें भाग्य व इष्ट देवता का साथ भी देखा जाता है। 9वां भाव अध्ययन की निरंतरता को भी प्रदर्शित करता है, और यहाँ से उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, इसका विश्लेषण भी होता है। 9वां भाव के कारक गुरु ग्रह की यहाँ शुभता परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भाग्य स्थान में शुभ ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। भाग्येश बली होकर के केंद्र या त्रिकोण में, उच्च राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण में हो, नहीं तो कम से कम मित्र घर में जरूर, और वह अंशात्मक रूप से बली होना चाहिए। माने अवस्थाएं जो ग्रहों की होती है, जैसे ग्रह कोई मान लीजिए मृतावस्था का, बाल्यावस्था का है, तो कितना प्रभाव देगा आपको। तो जुआवस्था, कुमारावस्था कम से कम ग्रह होना ही चाहिए। और यदि कोई ग्रह उच्च का होकर के उच्च अंश पर बैठा है, तो फिर वहाँ पर अंशात्मक बली न हो तो भी काम बहुत अच्छा हो जाता है। भाग्य भाव में स्थित ग्रह तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तृतीय भाव जो है व्यक्ति की अंतर्दृष्टि, विषयों में रुचि और लेखन कला से संबंध रखता है। पराक्रम भाव के दूषित होने पर या वहाँ पर राहु हो, मंगल हो या अन्य पाप ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो, तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकता है, जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। तो इसके अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ज्योतिषी के पास जब कोई प्रश्नकर्ता आएगा और वह अपना प्रश्न करेगा, तो पहली बात ज्योतिषी उसकी बात सुनेगा ही नहीं, 1-2 बात सुनेगा, अपनी बात कहना शुरू कर देगा। जब तक आप, जैसे कोई डॉक्टर रोगी की बात को पूर्ण रूप से अगर सुनता नहीं है तो अच्छा डॉक्टर हो नहीं सकता। उससे पहले उसको बीमारी जो उसकी है, बीमार जो है, उसकी पूरी बातों को अगर अच्छी तरह सुन ले, समझा दे, तो आधी बीमारी वहीं दूर हो जाती है। तो ज्योतिषी के पास जो व्यक्ति कोई आया है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, टच कर देंगे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले अच्छा श्रोता बनिए, बी ए गुड लिसनर। सबसे पहले अच्छा श्रोता बनिए, उसकी बात को सुनिए, सुनने के बाद मनन कीजिए, फिर आप उसके जो है प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। तो यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जिद्दी स्वभाव रहेगा, तो जो आप बात कहेगा उसको आप मानेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं यही आपके जीवन में हो रहा होगा, वगैरह बोला नहीं हो रहा है, फिर भी आप कहेंगे नहीं ये कुंडली बता रही है, क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए पराक्रम भाव में भी पाप ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना जाता है, नहीं तो व्यक्ति अपनी बात को मनवाने थोपने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसे ज्योतिषी जो होते हैं वह प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को ठीक ढंग से सुनने और समझने के बाद अपनी बातों को के बजाय अपनी बातों को कहने में और अपनी बात बताने में ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं। और ऐसे लोगों के पास बहुत से लोग कस्टमर शुरू में आएंगे, बाद में चले जाते हैं। एक सफल ज्योतिषी को सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, और सफल जो बुद्धिमान ज्योतिषी होते हैं वह सबसे अधिक सुनने का प्रयास करते हैं और प्रश्नकर्ता से ही उसके प्रश्न का उत्तर निकलवाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई पूछा कि मुझे मैं गवर्नमेंट सर्विस कब प्राप्त करूंगा। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2-3 परिस्थितियां आ रही हैं, टीचिंग लाइन भी आ रही है, उसका न्याय का क्षेत्र भी आ रहा है, प्रशासनिक सेवाओं का भी क्षेत्र आ रहा है, तीनों में जाएगा नहीं। तो यदि आप जो है वो अगर उससे पूछ लें कि किसमें आप प्रयास कर रहे हैं बताएं, तो उसमें मैं देख लेता हूँ आपका अच्छा योग है कि नहीं, तो बताएगा, तो वहाँ पर आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। तो आप एक इंट्रैक्शन भी आपका बढ़ेगा। इस तरह से कार्य करना चाहिए। और वह
जो अच्छा ज्योतिषी होता है वह प्रश्नकर्ता की मानसिक स्थिति, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। उसके बाद ग्रहों के पोजीशन के आधार पर, ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर, दशा आदि के आधार पर उसकी समस्या का समाधान बताता है। और समाधान भी उसी तरह का बताना चाहिए जिस तरह करने में कोई व्यक्ति जो आपके पास आया वह सक्षम हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का या अदर देन हिंदू रिलीजन का आपके पास आया और बोला कि उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपने देखा उसकी कुंडली मांगलिक दोष है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, जो जिस प्रकार जो भी परेशानी है, ग्रहण दोष है, विषयोग आदि है, तो आपने बताया मांगलिक दोष निवारण के लिए आप मंगल दोष की शांति कराइए, मंगल चंडी की पूजा कराइए, गाय के दूध से शिव जी का रुद्राभिषेक कराइए, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए, शनि की 7.5 चल रही है तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। अरे भाई, यदि वह व्यक्ति इस सबको नहीं मानता है, ये सब कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो यदि आप बताएंगे तो उपाय करेगा नहीं, वह असहज महसूस करेगा। हो सकता है कि आपका जो उपाय बताया गया है उसको आपको न माने, आगे से आपसे संपर्क भी न करें, तो ऑनलाइन काम करते रेटिंग भी आपकी खराब हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके स्वभाव के अनुसार, उसके जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, उसके धर्म के अनुसार, और ऐसे कार्य जो ऐसे उपाय जो वह कर पाने में सक्षम हो, उस तरह का सलाह देना चाहिए। यदि ऐसा आप उस तरह का सलाह देते हैं तो व्यक्ति को जो है वह अधिक लाभप्रद होगा, कारगर होगा। और आप जिनको जान रहे हैं कि भाई ये पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, उनको निश्चित रूप से वह बताइए। तो यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगला जो कुंडली का विचारणीय भाव है दसम भाव। सफल भविष्य वक्ता बनने में दसम भाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। दसम भाव कर्म का भाव है। यह व्यक्ति के अंदर ज्ञान और क्षमता यदि पर्याप्त हो और वह उसके बढ़ाने के लिए कर्म ही न करे, उसका ज्ञान का उपयोग ही न करे, तो ज्ञान व्यर्थ है। अब बहुत कम ज्ञान है, बहुत मेहनत करता तो भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो बहुत से लोग ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि एवं ज्ञान होने के बावजूद प्रमादवश, ईर्ष्यावश और अन्यान्य कारणों से कोई योगदान ही नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे दैवज्ञ हैं जिनके पास बहुत सा ज्ञान है, परंतु वह दूसरे लोगों को अपना ज्ञान देते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि कहीं दूसरे लोग भी अच्छे ज्योतिषी न बन जाएं, हमारे ज्ञान को वो प्राप्त करके वो भी आगे न बढ़ जाएं। तो ईर्ष्यावश वो बताना नहीं चाहते, विद्या को गुप्त रखना चाहते हैं। अरे भाई, यदि आपके पास कोई ज्ञान है तो अभिमन्यु की तरह पेट से सीख करके तो आए नहीं हो संसार में, या तो पढ़ करके या किसी गुरु से ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। यदि किसी ऋषि मुनि ने कोई ज्ञान अगर बताया नहीं होता तो हमारे पास ज्ञान कहाँ से आता, आपके पास कहाँ से आता। तो जो ज्ञान आप प्राप्त किए हैं उस ज्ञान को दूसरे लोगों में बांटना चाहिए, क्योंकि जितना ही ज्ञान को हम दूसरे लोगों में बांटते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता, कम नहीं होता। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जात। ये ज्ञान जितना ही बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, या कम नहीं होता है। तो आपको जो है, और हमारे जो ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण होते हैं, तो ऋषि ऋण चुकाने का तरीका भी यही है कि ज्ञान यदि आपको प्राप्त हुआ है तो ज्ञान को बांटिए। अरे भाई, कुछ कोई दूसरा सीख जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाता है, आपका ज्ञान थोड़ा ले लेगा वो। तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान को बांटने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सफल ज्योतिषी बनने के लिए कर्म स्थान और कर्मेश की शुद्धता बहुत आवश्यक है। दसम भाव में बुधादित्य योग होना, सस योग होना, महालक्ष्मी राज योग होना और अन्यान्य जो अच्छे योग होते हैं। दशमेश का केंद्र त्रिकोण भाव में स्थित होना और 10 भाव का दशमेश का चंद्र, बुध, गुरु आदि शुभ ग्रहों से, सूर्य से अच्छा संबंध होना सफल ज्योतिषी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगला विचारणीय भाव है एकादश भाव, लाभ भाव। देखिए, एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए एकादश भाव की शुभता भी बहुत आवश्यक है। एकादश भाव में बैठे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में होती है। साथ ही एकादश भाव में पाप ग्रहों की युति यदि या दृष्टि होगी तो व्यक्ति लालची होगा, अवैधानिक तरीके से अनुचित कमाई करने का प्रयास करेगा। यदि एकादश भाव या लाभेश पाप ग्रहों की दृष्टि में हो या पाप कर्म से युति संबंध बना रहा हो तो ऐसे दैवज्ञ जो होते हैं लालच के वशीभूत होकर परेशान लोगों को और परेशान करने में कहीं कोई कसम नहीं छोड़ते हैं। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, चांडाल योग, विष योग आदि बहुत सारे अशुभ योगों से डरा करके पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि के जटिल चक्कर में डाल देते हैं और उनको डर दिखा करके, ग्रहों का डर दिखाकर बहुत सा खर्चीला उपाय बताते हैं या रत्न धारण करने को विवश कर देते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपनी कुंडली दिखाना नहीं चाहते, सोचते हैं जब हम दिखाएंगे तो पंडित ऐसे ग्रह बता देंगे जिससे
हम बहुत परेशान हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि ज्योतिष और ज्योतिष विद्या दोनों बदनाम होती है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो सही परिस्थिति कुंडली में हो उसी के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में कितनी समस्या है और उसका समाधान क्या है, इसका निर्णय बताना चाहिए। एकादश भाव से व्यक्ति ने अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया है उसका उपयोग कर पाएगा कि नहीं, यह भी पता लगाया जाता है। इसलिए लाभ भाव में शुभ ग्रहों का स्थित होना एवं अशुभ ग्रहों का वहाँ पर न होना बहुत अच्छा प्रभाव होता है। लाभेश यदि कमजोर है तो व्यक्ति जो भी जीवन में विद्या या ज्ञान अर्जित किया है उसके अनुरूप उसका कार्य क्षेत्र नहीं होता। बहुत से लोग मेडिकल की पढ़ाई किए, मेडिकल क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए और दूसरे जाकर टीचिंग लाइन में काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपने कार्य व्यवसाय को पूर्णतः अपोजिट में ले जाते हैं। तो एक तो दशाओं का कार्य कारण होता है, दूसरा यह होता है कि जो है अर्थ करिच विद्या, लाभ स्थान में लाभेश अच्छे प्रभाव में या लाभ अच्छे प्रभाव में नहीं होता है। तो जो व्यक्ति जो विद्या ग्रहण किया उसका उपयोग उसके जीवन में उतना नहीं हो पाता है। इसलिए देखते हैं कि बहुत से लोग पढ़ाई किसी और क्षेत्र की करते हैं, कार्य किसी और क्षेत्र में करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुंडली का 12वां भाव मोक्ष भाव है यह भी देखा जाता है। यहाँ पर केतु की स्थिति बहुत अच्छी होती है, मोक्ष कारक हो जाती है। तो आपको इस कुंडली में, इस वीडियो में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए होंगे। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि आपके सफल ज्योतिषी बनने के योग कैसे हैं, और यदि आपके योग कम भी हैं तो भी आप अच्छा मेहनत करके अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इससे न केवल आपको धन अर्जित होगा बल्कि आपको मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए, जो भविष्य में ज्योतिष के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए, और जन सामान्य के लिए भी ज्योतिष के क्षेत्र में क्यों जाएं, ज्योतिषी को क्यों कुंडली दिखाएं, ज्योतिष का कार्य क्या है, ये सब की जानकारी सामान्य लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज्योतिष के जिज्ञासुओं में शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे प्रमाणित शोधपरक ज्ञान आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और बाकी हमारा भी उद्देश्य ऐसा नहीं है केवल चैनल का पैसा कमाने के लिए हम नहीं वीडियो बनाते, लोगों को ज्ञान देने के लिए बनाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसको जो आप जरूर देखेंगे, लोगों में फॉरवर्ड करेंगे। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें मयंक ज्योतिष वर्ल्ड। मैं डॉक्टर आर.के. पाठक मयंक आपको धन्यवाद ज्ञात करते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।